पिछली वीडियो में हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में पढ़ा था कि विनिमय विपत्र क्या होता है। अब हम प्रॉमिसरी नोट के बारे में पढ़ेंगे कि प्रॉमिसरी नोट या प्रतिज्ञा पत्र क्या होता है और ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज से कैसे डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। डेफिनेशन नोट कर सकते हैं। प्रतिज्ञा पत्र नाम से ही पता चल रहा होगा कि हम प्रतिज्ञा लेते हैं। सो प्रतिज्ञा पत्र एक शर्त रहित लिखित प्रपत्र होता है। आपको याद होगा हमने लास्ट वीडियो में बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में पढ़ा था कि विनिमय विपत्र भी एक शर्त रहित लिखित प्रपत्र होता है जिसका लेखक किसी विशेष व्यक्ति को एक निश्चित तिथि पर एक निश्चित राशि का भुगतान करने की प्रतिज्ञा करता है। क्या करता है? प्रतिज्ञा करता है। यानी कि यहाँ पर जिस व्यक्ति ने सामान खरीदा है, जिसने उधार पर सामान लिया है, वो ये नोट बनाता है और इस नोट में लिखता है कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं एक निश्चित तिथि पर इस निश्चित राशि का भुगतान करूँगा। जबकि विनिमय विपत्र में अगर आपको याद हो तो वहाँ पर क्या था, कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एक निश्चित तिथि पर एक निश्चित राशि का भुगतान करने का आदेश देता है। तो विनिमय विपत्र क्या होता है? एक आदेश। जबकि प्रतिज्ञा पत्र क्या होता है? एक प्रतिज्ञा, एक प्रॉमिस कि आई प्रॉमिस टू पे दिस मच अमाउंट। अगर आप 10 रुपये का नोट देखेंगे, 100 रुपये का नोट देखेंगे तो उसमें लिखा होता है मैं धारक को 100 रुपये देने का वचन देता हूँ। तो प्रॉमिसरी नोट या प्रतिज्ञा पत्र एक प्रतिज्ञा है, जबकि विनिमय विपत्र एक आदेश है। विनिमय विपत्र जो है वो सामान बेचने वाला बनाता है, जबकि प्रतिज्ञा पत्र जो है जिसने उधार पर सामान खरीदा है वो व्यक्ति बनाता है। वीडियो को पॉज करो और इसे नोट कर लो। लास्ट क्लास में हमने विनिमय विपत्र के बारे में पढ़ा था। ये एक बार दोबारा से डेफिनेशन देख लो अगर आपने नोट ना की हो तो। विनिमय विपत्र एक शर्त रहित लिखित प्रपत्र होता है, सेम परिभाषा यहाँ तक, जिसका लेखक निश्चित व्यक्ति को निश्चित तिथि पर निश्चित राशि, यहाँ तक भी सेम है, देने का आदेश देता है। विनिमय विपत्र में क्या है? आदेश। और प्रतिज्ञा पत्र में क्या है? प्रतिज्ञा। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है विनिमय विपत्र और प्रतिज्ञा पत्र में। अब प्रतिज्ञा पत्र की विशेषताओं के बारे में डिस्कस करते हैं। हेडिंग डालिए प्रतिज्ञा पत्र की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता जो कि हमने विनिमय विपत्र में भी पढ़ी थी कि यह है लिखित होता है, इट्स इन रिटन फॉर्म, ओरल नहीं होता है। कह दिया मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ पैसे देने का, सो दैट इज नॉट अ प्रॉमिसरी नोट। नोट हैज टू बी रिटन, लिखित होना चाहिए। दूसरा, शर्त रहित होता है, कोई शर्त नहीं है कि जब ऐसा होगा, जब बारिश होगी तब पेमेंट करेंगे, तो इस तरह की कोई कंडीशन नहीं लगाई हुई होती है। निश्चित व्यक्ति द्वारा लिखा जाता है। विनिमय विपत्र भी एक निश्चित व्यक्ति द्वारा लिखा जाता है, प्रतिज्ञा पत्र भी एक निश्चित व्यक्ति द्वारा लिखा जाता है। इसके ऊपर स्टैंप अनिवार्य होता है। विनिमय विपत्र के ऊपर भी स्टैंप अनिवार्य होता है, प्रतिज्ञा पत्र के ऊपर भी स्टैंप अनिवार्य होता है। फिर इसकी स्वीकृति आवश्यक नहीं होती है। ज़रूरी नहीं है कि जिसने प्रतिज्ञा पत्र बनाया है वो दूसरे वाले व्यक्ति से इसकी स्वीकृति कराए। जबकि विनिमय विपत्र में क्या होता है, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आदेश देता है कि तुम मुझे पैसे दोगे, तो वो पैसे दूसरा व्यक्ति स्वीकार भी तो करे ना इस बात को कि हाँ मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन विनिमय विपत्र प्रतिज्ञा पत्र के केस में ऐसा नहीं होता, इसकी स्वीकृति आवश्यक नहीं होती। क्यों आवश्यक नहीं होती? क्योंकि प्रतिज्ञा पत्र का लेखक ही भुगतान करने की प्रतिज्ञा करता है। वो खुद ही कह रहा होता है कि भाई मैं प्रॉमिस करता हूँ, तो वो किससे स्वीकृति करवाएगा इस बात की कि वो प्रॉमिस करता है कि नहीं करता है। ओके, तो ये विनिमय प्रतिज्ञा पत्र की विशेषताएं हैं, इसे नोट कर लो। फिर एक प्रतिज्ञा पत्र का स्पेसिमेन देखते हैं कैसा होता है और कौन कौन सी पार्टीज होती हैं प्रतिज्ञा पत्र में, वो देखेंगे। ये विनिमय विपत्र का स्पेसिमेन है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट है जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। 3 months आफ्टर द डेट पे टू मी और माई ऑर्डर, और फिर एक्सेप्ट करता है, स्वीकृत करता है, ड्रॉर इसको बनाता है, ड्रॉई इसको स्वीकार करता है, तब जाके इसका पूरा निर्माण होता है। इस पर अमाउंट होता है, स्टैम्प होता है, डेट होती है, स्थान होता है, ड्रॉर के साइन होते हैं, ड्रॉई के स्वीकार करने के साइन होते हैं। ज़रा देखते हैं प्रतिज्ञा पत्र में क्या डिफरेंस होता है। ये प्रॉमिसरी नोट का स्पेसिमेन है, प्रतिज्ञा पत्र का स्पेसिमेन है। अभी जैसे यहाँ पे वीडियो कंप्लीट कर लोगे उसके बाद में 10 रुपये का 100 रुपये का नोट निकाल कर देखना बेटा, उस पर बिल्कुल ऐसे ही शब्द आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर क्या क्या है प्रॉमिसरी नोट में? अमाउंट है, किसको दिया जा रहा है, किसके नाम है ये प्रॉमिसरी नोट, ये है जो बिल बना रहा है उसके सिग्नेचर हैं, लेकिन स्वीकार करने के कोई सिग्नेचर नहीं है यहाँ पर, और स्थान है, डेट है, और समय है, निश्चित समय, इतने समय के बाद में इसको या जिस व्यक्ति को भी वो कहेगा,
और राशि भी निश्चित है, समय भी निश्चित है, राशि भी निश्चित है, स्थान निश्चित है, बनाने वाले के सिग्नेचर हैं, लेकिन इसमें स्वीकार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि मैंने आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज में दिखाया वहाँ पर एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्वीकार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और इसे नोट कर लो, स्पेसिमेन को ड्रॉ कर लो। आपसे एग्जाम में स्पेसिमेन ड्रॉ करने के लिए भी पूछा जा सकता है, और यदि आपको कहा जा रहा है ड्रॉ कर लो तो प्लीज़ इसे ड्रॉ ज़रूर करो अपनी नोटबुक में, बहुत आपको हेल्प मिलेगी इससे। आगे चलते हैं ना, व्हाट आर द पार्टीज टू द प्रॉमिसरी नोट, कौन कौन से पक्ष होते हैं जो प्रतिज्ञा पत्र में होते हैं। जब हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा था तो हमें पता चला था कि देयर आर एक्चुअली 3 पार्टीज टू द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, 3 पक्ष होते हैं, ड्रॉर, ड्रॉई और पेई। ड्रॉर कौन होता है? जो बिल बनाता है, सेलर या क्रेडिटर। ड्रॉई कौन होता है? जो माल खरीदता है उधार पर, हमारा डेटर होता है, और ये बिल को स्वीकार भी करता है, ये बिल स्वीकार करने वाला भी होता है, और यही वो व्यक्ति होता है जो भुगतान करता है वास्तव में। और पेई कौन होता है? पेई वो व्यक्ति होता है जिसे एक्चुअल में जो बिल का भुगतान मिलता है, जिसे, ये व्यक्ति ड्रॉर भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। जैसे कि ड्रॉर अगर ड्रॉई को बोले कि ये 5,000 रुपये मेरे भाई को दे देना 3 महीने के बाद में, तो वो व्यक्ति पेई बन जाएगा। लेकिन अगर ड्रॉर बोलता है कि नहीं 3 महीने के बाद मुझे ही आपको पेमेंट करनी है, तो ड्रॉर ही पेई होता है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की कितनी पार्टीज थी? 3। कितनी पार्टीज थी? 3। कौन कौन सी? ड्रॉर, ड्रॉई, पेई। एक बार दोबारा रिपीट करेंगे, ड्रॉर, ड्रॉई, पेई। अब देखते हैं प्रतिज्ञा पत्र में कितनी पार्टीज होती हैं। देयर आर ओनली 2 पार्टीज टू द प्रॉमिसरी नोट। जो प्रतिज्ञा पत्र है उसकी केवल 2 ही पार्टीज होती हैं। कौन कौन सी? पेयर और पेई। कौन कौन? पेयर और पेई। पेयर कौन है? जिसने पे करना है, जो भुगतान करेगा, और वही प्रतिज्ञा पत्र बनाता है। जिसने भुगतान करना है वही प्रतिज्ञा पत्र बनाता है। लेकिन विनिमय विपत्र में जिसने भुगतान करना है वो प्रतिज्ञा पत्र बनाता नहीं है, वो प्रतिज्ञा पत्र को स्वीकार करता है। तो यहाँ पर क्या है? पेयर, बल्कि वहां पर प्रतिज्ञा पत्र नहीं कहते हैं, हम उसको विनिमय विपत्र कहते हैं। और यहाँ पर हम इसको क्या कहते हैं? प्रतिज्ञा पत्र। पेयर ने खुद बनाया है और खुद ही भुगतान करने के बारे में बात कर रहा है। और पेई कौन होता है? जिसको भुगतान किया जाना है, इसको पेमेंट मिलेगी। तो पेई वो व्यक्ति जिसको पेमेंट मिलेगी, ये क्रेडिटर होता है। तो जिसे भुगतान मिलना है वो पेई, जो भुगतान करेगा वो पेयर। पेयर है, हम पे करेंगे। ओके, सो देयर आर 2 पार्टीज टू द प्रॉमिसरी नोट। विनिमय विपत्र में कितनी पार्टीज थी? 3। प्रॉमिसरी नोट में कितनी पार्टीज हैं? 2। ठीक है। और विनिमय विपत्र में कौन बिल बनाता है? ड्रॉर। यहाँ पर कौन बनाता है? पेयर। ओके, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि अभी हम नेक्स्ट वीडियो में जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट, विनिमय विपत्र और प्रतिज्ञा पत्र में डिफरेंस डिस्कस करेंगे, तो आपको बहुत काम आने वाली है ये चीज़ें। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा है? हमने देखा कि प्रतिज्ञा पत्र की क्या परिभाषा होती है, और ये एक प्रतिज्ञा होती है, जबकि विनिमय विपत्र एक आदेश होता है। दूसरी चीज़ हमने क्या देखी थी? प्रतिज्ञा पत्र की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं हैं? लिखित है, शर्त रहित है, निश्चित व्यक्ति द्वारा लिखा जाता है, स्टैम्प ज़रूरी होता है, और स्वीकृति ज़रूरी नहीं होती है। जबकि विनिमय विपत्र की स्वीकृति अनिवार्य होती है, इट इज़ कंपल्सरी। ओके, और हमें ये पता चला था कि प्रॉमिसरी नोट में कितनी पार्टीज होती हैं? 2। जो बिल बनाता है, प्रतिज्ञा पत्र बनाता है, वो पेयर, और जिसको भुगतान किया जाता है वो पे। अभी नेक्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में क्या अंतर होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक आदेश होता है और प्रॉमिसरी नोट एक प्रतिज्ञा या वादा होती है। तो नेक्स्ट वीडियो देखने का आपको तभी फ़ायदा होगा अगर इस वीडियो को आपने ध्यान से देखा होगा, अगर वो पॉइंट्स आपने याद कर लिए होंगे, तो डिफरेंस आप फटाफट बताते चले जाओगे। ठीक है, थैंक यू।